नमस्कार। सृष्टि हिंदी पाठमाला में आज का विषय है परीक्षा। परीक्षा नामक ये जो कहानी है, इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में आप लोग कुछ जान लीजिए कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को बनारस के करीब लमही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से ये लेखन कार्य करते थे। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से इन्होंने लेखन कार्य किया। 300 से अधिक कहानियाँ इन्होंने लिखी। इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, ईदगाह, सदगति और कफन। आपके पाठ्यक्रम में भी इनकी एक कहानी है, देखिए परीक्षा, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। आर्थिक कष्टों तथा इलाज ठीक से ना होने के कारण 8 अक्टूबर 1936 में इनका देहांत हो गया। आइए कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, परीक्षा नामक जो कहानी है आपके पाठ्यक्रम में। एक समय की बात है जब देवगढ़ रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो ईश्वर को याद करने लगे। बूढ़े होने पर लोग क्या करते हैं? भक्ति में मन लगाते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, भगवान के प्रति स्नेह और विश्वास उनके अंदर जागृत होती है। अचानक हुआ क्या कि उन्हें याद आया कि मैं श्रीमान की सेवा करने लायक नहीं रहा, मतलब राजा की सेवा करने लायक मैं नहीं रहा। जो देवगढ़ के राजा थे, देवगढ़ रियासत के जो मालिक थे, राजा थे, उनकी सेवा करने लायक दीवान सरदार सुजान सिंह नहीं रह गए। जब बूढ़े हो गए तो सोचे कि अब तो मैं इस लायक नहीं रहा। वे महाराज के पास गए, वहाँ के जो राजा थे उनके पास गए और उनसे प्रार्थना किए। कहे, दीन बंधु, इस दास ने 40 साल तक आपकी सेवा की। अब मेरी अवस्था ढल गई है। अब इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं राजकाज संभाल सकूं। कहीं कोई भूल चूक हो जाए तो सारी जिंदगी में जो मैंने कमाया है, नेक नामी, मतलब अच्छे काम करने का जो मुझे पुरस्कार मिला है, ठीक है, जो मेरा नाम है अच्छे काम वाले लिस्ट में, अच्छे काम करने का, ठीक है, वो सब मेरा मिट्टी में मिल जाएगा अगर मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाया तो। ठीक है, इसलिए इस्तीफा देना चाहते हैं वहाँ से, दीवान पद से। राजा साहब दीवान का बहुत सम्मान करते थे और उनकी सलाह के बिना कोई भी निर्णय नहीं लेते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि सरदार सुजान सिंह अपना निर्णय बदल दें, मतलब इस्तीफा ना दें अपने दीवान के पद से। ठीक है, लेकिन जब सरदार सुजान सिंह नहीं माने तो हार कर उनकी प्रार्थना राजा को स्वीकार करनी पड़ी और साथ ही में राजा ने यह शर्त उनके साथ लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही ढूंढना पड़ेगा। अगर आप दीवान के पद से इस्तीफा दे रहे हैं तो इस रियासत के लिए जो नया दीवान चुना जाएगा वह आप ही को चुनना होगा। ठीक है, आपके द्वारा ही वह चुना जाएगा। दूसरे दिन की बात है कि प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन छपा। यह विज्ञापन समाचार पत्रों में छपा क्या कि देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है। जो सज्जन अपने आप को इस पद के लिए योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में हाजिर हों। उम्मीदवार योग व हिष्ट पुष्ट हो, ग्रेजुएट होना आवश्यक नहीं है, मतलब अगर वो पढ़ा लिखा कम भी हो लेकिन शरीर से वह ताकतवर हो। ठीक है, वह योग्य होना चाहिए, हिष्ट पुष्ट होना चाहिए। पद का चयन उम्मीदवारों के रहन सहन एवं आचार विचार को देखकर किया जाएगा। पद के चयन का निर्णय लिया जाएगा, इसलिए उन्हें 1 महीने तक रियासत में रहना पड़ेगा। विद्या को कम परंतु कर्तव्य कह रहे हैं, वहाँ विद्या को कम लेकिन उनके कर्तव्य, उनके आचार विचार को अधिक महत्व दिया जाएगा। 1 महीने तक यहाँ रियासत में उनको रहना पड़ेगा चुनाव से पहले, तब दीवान का चुनाव होगा दीवान पद के लिए। जो इस परीक्षा में सफल होंगे उन्हें यह उच्च पद प्राप्त होगा और वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। ऐसा ढिढोरा पिट गया, समाचार पत्रों में ऐसा छप गया, निकल गया। 1 महीने तक दिखावे का ढोंग करना कौन सा बड़ा काम है? लोगों ने सोचा ऐसा पढ़ करके, ऐसा ऊंचा पद और कोई बंधन नहीं। इसलिए इस विज्ञापन से, ये जो विज्ञापन निकाले दीवान साहब, इस विज्ञापन से पूरे देश में हलचल मच गई कि 1 महीना परीक्षा देना है, बाकी फिर अपने
तरीके से रहना है। इसे भाग्य का खेल समझकर सैकड़ों व्यक्ति अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए देवगढ़ की ओर चल पड़े। देवगढ़ में सभी प्रांतों के व्यक्ति आने लगे। रेलगाड़ी से भारी संख्या में उम्मीदवार आते। पंडितों और मौलवियों को भी अपना भाग्य आजमाने का अवसर मिला, जो बेचारे ग्रेजुएट की डिग्री ना होने से परेशान होते थे। यहाँ पर उसकी ज़रूरत ना थी, मतलब ग्रेजुएट की डिग्री की ज़रूरत यहाँ नहीं थी। यहाँ बुद्धिमानी की ज़रूरत थी, योग्यता की ज़रूरत थी। ठीक है। सरदार सुजान सिंह ने सभी उम्मीदवारों के रहने के लिए प्रबंध कर दिया। लोग अपने अपने कमरों में बैठे बैठे दिन गिना करते। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को अपनी योग्यता के अनुरूप अच्छे से अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर अब वहाँ जो लोग आए थे उनके बारे में बताया जा रहा है कि मिस्टर जो थे सुबह 9 बजे तक सोया करते थे। आजकल वो क्या करते हैं, बगीचे में टहलते हैं, सूर्योदय का दर्शन किया करते थे। मिस्टर को सारा दिन हुक्का पीने की आदत थी, लेकिन आजकल यहाँ दिखावा करना था ना 1 महीने के लिए उन लोगों को, तो आजकल सारा दिन पूजा पाठ में लगे रहते थे तथा रात में देर गए, मतलब देर रात हो जाने पर दरवाज़ा बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। आदत है, जिनकी कुआदत है वो नहीं छूटती है। ठीक है। और मिस्टर ज की आदतों के कारण उनके नौकरों की नाक में दम था, मतलब जो उनके नौकर उनकी सेवा में लगे थे वो खुद ही बहुत परेशान थे। किंतु हुआ क्या, आजकल आप और जनाब के बिना नौकर से बात नहीं करते थे। आजकल आप और जनाब के बिना नौकरों से बात नहीं करते थे। ठीक है। इस तरीके से नौकरों का आदर करते थे, जबकि नौकर पहले उनसे एकदम मतलब ऊब गए थे, लेकिन आजकल नौकरों को भी आप कहते थे, जनाब कहते थे। दिखावा कर रहे हैं ये लोग। जिससे भी बात करो वही सदाचार और नम्रता की मूर्ति बनकर नजर आता था। पंडित जी सूर्योदय से पहले पूजा पाठ और वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देते थे। मौलवी साहब को नमाज की आदत थी और तिलावत के सिवाय कोई काम नहीं था। लोग समझते थे कि यह दिखावा तो सिर्फ 1 महीने के लिए है, फिर तो पूरी ज़िंदगी आराम हो जाएगा। लेकिन मनुष्यों का पारखी वह बूढ़ा जौहरी इन बगुला भक्तों में सही हंस को ढूंढने में लगा हुआ था। बूढ़ा जौहरी कौन था? जो दीवान था पुराना। ठीक है, उसके लिए कहा गया है। इन सब में जो बगुला भगत थे, मतलब जो इन बगुला भक्तों में जो थे उनको ढूंढने में वह नहीं लगा था बूढ़ा जौहरी। वह जो इन बगुला भक्तों में हंस थे उनको ढूंढने में लगा था। अच्छे दीवान पद के लिए अच्छे उम्मीदवार की तलाश में वह लगा था। एक दिन फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल खेला जाए। वह प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया था। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा कर रखा जाए? शायद यही विद्या अपना कुछ असर दिखा दे। खेल शुरू हो गया। खेल बड़े उत्साह से खेला जा रहा था। देवगढ़ रियासत के लिए यह खेल नया था। पढ़े लिखे जो लोग थे वो ताश एवं शतरंज खेला करते थे। भाग दौड़ के खेल बच्चों के समझे जाते थे। सभी खिलाड़ी अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे हुए थे कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसा दिखाने के लिए सभी लोग लगे हुए थे। एक दिन हुआ क्या, फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल खेला जाए। वह प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया था। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा कर रखा जाए? शायद यही विद्या अपना कुछ असर दिखा दे। खेल शुरू हो गया। खेल बड़े उत्साह से खेला जा रहा था। ठीक है, बहुत ही उत्साह से खेल खेला जा रहा था। देवगढ़ रियासत के लिए यह खेल नया था। सभी खिलाड़ी यह दिखाना चाहते थे कि वे इस खेल की तरह राज्य का कार्य भी आसानी से निभा सकते हैं, इसीलिए ये खेल खेलकर दिखावा दिखा रहे थे। संध्या तक यही धूमधाम रही। हार जीत का फैसला हुए बिना एक खेल समाप्त हो गया। सभी खिलाड़ी हाफते हाफते बेदम हो गए। इस मैदान से जरा दूर एक नाला था। अब यहाँ परीक्षा लिया जा रहा है इन खिलाड़ियों का। उस नाले में कोई पुल नहीं था उस नाले पर। ठीक है, पथिकों को नाले में से चलकर जाना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था कि खिलाड़ी दम ले ही रहे थे। वहाँ हुआ क्या, एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया, लेकिन कुछ तो नाले के कीचड़ में थी उसकी गाड़ी, और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर चढ़ने का नाम ही नहीं लेती थी। वह किसान क्या कर रहा था, कभी बैलों को ललकारता था, कभी पहियों को हाथ से धकेलता था। ठीक है, उसके बोझ से परेशान था। देखिए यहाँ है वो किसान। ठीक है, देखिए बैलगाड़ी है, वो उसे निकाल नहीं पा रहा है। बोझ उसका अधिक था और बैल उसके कमज़ोर थे।
अतः गाड़ी ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही थी। चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर नीचे गिरे आती। बेचारा वह जो बूढ़ा था इधर उधर, मतलब जो किसान था, बूढ़ा नहीं जो किसान था, इधर उधर निराश होकर सहायता के लिए देखता, मगर कहीं कोई नज़र न आता। अनाज से भरी गाड़ी छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था, बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी उसी रास्ते से निकलने लगे। खिलाड़ी ने उसकी तरफ सहमी वह याचना भरी दृष्टि से देखा, किंतु मदद मांगने का साहस नहीं हुआ। खिलाड़ियों ने उसे देखा, किंतु उड़ती नज़र से, जिनमें सहानुभूति या उदारता का नामो निशान न था, उनमें स्वार्थ व अभिमान था। वे दिखावा करने में लगे हुए थे। स्वार्थ पूर्ति के लिए सब सदाचार की मूर्ति बने थे। उन खिलाड़ियों में एक ऐसा भी खिलाड़ी था जिसके हृदय में दया थी। सारे खिलाड़ी तो स्वार्थी थे, 1 महीने के लिए दिखावा कर रहे थे निस्वार्थता का, ठीक है, लेकिन उनमें से एक दयावान खिलाड़ी भी था। जिस जौहरी को तलाश थी दीवान को, एक वह भी था जिसके हृदय में दया थी। हॉकी खेलते हुए उसके पैर में थोड़ी चोट लग गई थी, इसलिए वह लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। एकाएक उसकी नज़र गाड़ी पर पड़ी। किसान का सूरत देख करके वह सब बात समझ गया, ठीक है। उसने डंडा एक किनारे रख दिया और कोट उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उस किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक बलिष्ठ व्यक्ति, बलिष्ठ मतलब बलवान व्यक्ति, ठीक है, उसके सामने खड़ा हुआ है। किसान झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक बोला, मालूम होता कि तुम यहाँ बहुत देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को शादों में पहिए को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक पहियों से गाड़ी को धकेलने लगा। कीचड़ बहुत था, अतः युवक घुटनों तक कीचड़ में धंस गया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। युवक हारा नहीं कि मुझे कीचड़ लग जा रहा है, मैं इसकी क्या मदद करूं। बाकी लोगों ने तो यही किया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारा, ठीक है। युवक ने हिम्मत नहीं हारी। दोनों के प्रयत्न के फलस्वरूप गाड़ी नाले के ऊपर थी, मतलब गाड़ी नाले से बाहर निकल गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया है, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। ईश्वर आपकी मुराद पूरी करे। किसान हाथ जोड़ करके युवक के सामने खड़ा होकर के कह रहा है कि ईश्वर आपकी मुराद पूरी करे। तो युवक ने हंसते हुए कहा, क्या कहा? अब मुझे क्या इनाम दोगे? कह रहा है कि मतलब मैंने तुम्हारी गाड़ी निकाल दिया, हंस करके मजाक के लहजे में कहा, उसको खुश करने के लिए किसान को, कि अब आप मुझे क्या इनाम देंगे? तो किसान बोला, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। किसान ने क्या कहा कि नारायण अगर चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी, मतलब दीवान का पद आपको ही मिलेगा, आप ही उस पर सुशोभित किए जाएंगे। जब युवक यह सुना तो युवक ने ध्यान से देखा। उसे लगा कहीं ये सरदार सुजान सिंह तो नहीं है, चेहरा मोहरा भी वही लगता है, आवाज़ भी मिलती है। किसान ने तीव्र दृष्टि से उसे देखा। वह शायद उसके संदेह को भाप गया। कौन? किसान। और मुस्कुराकर कहने लगा, क्या कहने लगा? जब यह आश्चर्यचकित तो होकर के युवक ने उसकी तरफ देखा, किसान की तरफ, तो वह भाप गए। सुजान सिंह थे ही वो, किसान का रूप बनाए थे परीक्षा लेने के लिए, लोगों का दीवान पद के लिए, ठीक है। कहे क्या मुस्कुराकर? सुजान सिंह कहने लगे क्या मुस्कुराकर कि गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलते हैं। क्या कहे? गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलते हैं। महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन भी आ पहुंचा। नसीब का फैसला सुनने के लिए सभी उत्सुक थे। दिन काटना मुश्किल हो रहा था। सभी के चेहरे व्यग्र थे और वे सोच रहे थे कि आज किसके नसीब जागेंगे, मतलब कौन दीवान पद के लिए चुना जाएगा, किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बरसेगी। संध्या का समय था। संध्या मतलब शाम का समय था। गोधूली से पहले का समय संध्या, मतलब शाम से पहले जो गोधूली का समय होता है उसे संध्या का समय कहा जाता है। संध्या का समय था। राज दरबार सजाया गया था। क्या सजाया गया था? राज दरबार सजाया गया था। शहर के सभी रईस व्यक्ति दरबार में हाजिर थे। दीवानी के उम्मीदवारों का समूह रंग बिरंगे कपड़ों में सज धज कर दरबार में आ पहुँचे। उम्मीदवारों के दिल धड़क रहे थे। सरदार सुजान सिंह ने दरबार में खड़े होकर कहा, क्या कहा कि दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, हमने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए हमें क्षमा चाहिए।
इस पद के लिए एक ऐसे योग्य पुरुष की ज़रूरत है जिसमें दया होने के साथ साथ आत्मबल भी हो, जो विपत्ति का वीरता से सामना कर सके। इस रियासत को सौभाग्य से एक ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले इस संसार में बहुत कम ही होते हैं। मैं इस रियासत को पंडित जानकी नाथ जैसा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। वही पंडित जानकी नाथ थे जिस व्यक्ति ने बूढ़े किसान की सहायता की थी जब गाड़ी लेकर के किसान वहाँ फंसा हुआ था कीचड़ में। रियासत के कर्मचारियों व रईस उम्मीदवारों ने एक साथ जानकी नाथ की ओर देखा, किंतु एक और लोगों की नज़रों में आदर था तो दूसरी ओर आंखों में ईर्ष्या थी। मतलब वो एकदम सामान्य थे, जानकी नाथ सामान्य परिवार से थे, इसलिए ईर्ष्या भी थी कि मतलब इनको कैसे यह पद मिल गया। सरदार सुजान सिंह फिर बोले, क्या बोले? जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की सहायता करे और उसकी गाड़ी दलदल में फंसने पर उसे निकाल दे, उसके हृदय में साहस, वीरता, आत्मबल और उदारता है। ऐसा आदमी कभी गरीबों को नहीं सताएगा। वह कितना भी धोखा खाए परंतु दया और धर्म को नहीं छोड़ेगा। अर्थात वह ही यहाँ दीवान के पद पर आसीन होने के लिए योग्य उम्मीदवार है। बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा गरीबों की मदद करना चाहिए, अपने अंदर दया की भावना रखनी चाहिए, अपने आत्मबल पर विश्वास करना चाहिए और अपने मनोभाव में दूसरे के प्रति सहानुभूति का हमेशा भाव रखना चाहिए। ठीक है, सबका सम्मान करना चाहिए, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। अगर कोई मुसीबत में फंसा है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अब इस पाठ पर आधारित कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे देखिए लायक, लायक का तात्पर्य होगा योग्य। अवस्था ढल जाना मतलब बूढ़ा हो जाना। विज्ञापन का तात्पर्य होगा प्रचार करना। भाग्य का अर्थ होगा नसीब। नेक नामी का अर्थ होगा प्रसिद्धि। नाक में दम मुहावरा है, नाक में दम, इसका अर्थ होगा परेशान करना। हाजिर का अर्थ होगा उपस्थित। जौहरी का अर्थ होगा कीमती। धातु रत्नों की परख करने वाला। जौहरी मतलब कीमती रत्नों, जो धातु रत्न हैं उसमें से कीमती धातु रत्नों के परख करने वाले को क्या कहा जाता है? जौहरी कहा जाता है। बलिष्ठ का अर्थ होगा बलवान। पथिकों का अर्थ होगा राहगीर। पारखी का अर्थ होगा जांचने वाला। और बगुला भक्त मुहावरा है। बगुला भक्त का अर्थ होगा दिखावटी लोग, मतलब जो दिखावटी काम करने वाले हैं ऐसे लोग। अब इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर भी देख लेते हैं। जैसे देखिए मौखिक प्रश्न है यहाँ। मौखिक प्रश्न में बच्चों पहला है, इस कहानी का शीर्षक परीक्षा क्यों रखा गया? इस कहानी का जो शीर्षक है वो परीक्षा ही क्यों रखा गया? तो इस कहानी का शीर्षक परीक्षा इसलिए रखा गया कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है क्या, कि किसी भी पद के लिए योग्य उम्मीदवार का चुनाव सोच विचार कर या सोच समझ करके ही करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, उम्मीदवारों को कितने दिन रियासत में रहने के लिए कहा गया? तो इसका अर्थ होगा उम्मीदवारों को 1 महीने तक रियासत में रहने के लिए कहा गया। तीसरा है, उम्मीदवारों ने कौन कौन सा खेल खेलने का प्रस्ताव रखा? तो उम्मीदवारों ने कौन कौन सा खेल खेलने का प्रस्ताव रखा? तो जो दीवान पद के लिए उम्मीदवार आए थे उन उम्मीदवारों ने हॉकी का खेल, ताश का खेल एवं शतरंज का खेल खेलने का प्रस्ताव रखा। भाग दौड़ का खेल तो बच्चों का खेल था, ठीक है, इसलिए हॉकी, ताश और क्या शतरंज, इन खेलों को खेलने का प्रस्ताव रखा। चौथा प्रश्न है, बूढ़े किसान की सहायता किसने की थी? तो बूढ़े किसान की सहायता केवल पंडित जानकी नाथ ने ही स्वयं कष्ट सह करके किया था, बाकी और लोग तो वहाँ से चले गए थे, उन लोगों ने बूढ़े किसान की सहायता नहीं की थी। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्नों में देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है कि जानकी नाथ को क्यों संदेह हुआ कि किसान ही सुजान सिंह है? जानकी नाथ को यह संदेह क्यों हुआ? जानकी नाथ, इसका उत्तर होगा कि जानकी नाथ को यह संदेह इसलिए हुआ कि यही किसान ही सुजान सिंह है, कि किसान ने युवक जानकी नाथ से कहा, ईश्वर आपकी मुराद पूरी करे। युवक ने ध्यान से देखा
तो चेहरा मोहरा आवाज़ सुजान सिंह से मिलती जुलती थी जब किसान ने कहा था कि हो सकता है आपको ही दीवान पद के लिए नियुक्त किया जाए, ईश्वर आपकी मुराद पूरी करे। जब वहाँ उस समय युवक कहता है कि आप मुझे क्या इनाम देंगे, तो बूढ़ा किसान क्या कहता है, आपको ही दीवान पद के लिए चुना जाए, हो सकता है आप ही को चुना जाएगा। इस पर युवक को संदेह हो गया कि यह चेहरा मोहरा और आवाज़ से सरदार सुजान सिंह की तरह ही बोल रहे हैं, इसलिए यह सुजान सिंह ही किसान के रूप में हैं। दूसरा प्रश्न है, दीवान सुजान सिंह नए दीवान में कौन कौन सी विशेषता देखना चाहते थे। तो सरदार सुजान सिंह जो थे दीवान, वो नए दीवान में उम्मीदवार जो नए दीवान पद के लिए वह ढूंढ रहे थे, उसमें यह योग्यता देखना चाहते थे कि वह हिष्ट पुष्ट और बलवान हो, सुयोग्य हो, ग्रेजुएट होना आवश्यक नहीं है। तीसरा प्रश्न है, दीवान पद के लिए उम्मीदवारों ने दिखावे के लिए क्या क्या ढोंग किए। तो दीवान पद के लिए उम्मीदवारों ने दिखावे के लिए बगीचे में टहलना, सूर्योदय का दर्शन करना, पूजा पाठ करना, सूर्य उदय होने से पहले वेद मंत्रों का उच्चारण करना, नमाज पढ़ना, तिलावत अदा करना आदि सब दिखावे का ढोंग कर रहे थे सारे उम्मीदवार। अब यहाँ देखिए, चौथा प्रश्न है, हॉकी खेलने के बाद वापस आते समय खिलाड़ियों ने रास्ते में क्या क्या किया। तो हॉकी खेलने के बाद वापस आते समय खिलाड़ियों ने रास्ते में एक किसान को देखा जिसकी गाड़ी अनाज से भरी हुई थी और सामने नाला था जिसमें कीचड़ था और चढ़ाई ऊंची थी। ऐसे किसान को फंसे हुए सभी खिलाड़ियों ने देखा था, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। अब यहाँ आइए देखिए बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि जानकीनाथ ने किसान की सहायता किस प्रकार की थी। पहला प्रश्न है, इसका उत्तर होगा कि जानकीनाथ ने किसान की सहायता पूरे हिम्मत से किया था। वह निस्वार्थ भाव से उसकी सहायता किया था। वह किसान को गाड़ी पर बैठने को बोलता है और बैल साधने के लिए कहता है और स्वयं पहियों को धकेलने लगा। कीचड़ बहुत था, युवक जानकीनाथ कीचड़ में घुटनों तक धंस गया था, फिर भी हिम्मत नहीं हारा। दोनों के प्रयत्न से गाड़ी नाले के ऊपर थी, ठीक है, उसका गाड़ी बाहर निकल गया। और दूसरा प्रश्न है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें निस्वार्थ भाव से दूसरे की मदद करनी चाहिए और बैलगाड़ी लेकर कीचड़ में फंसे हुए आदमी की मदद, अर्थात उस पंडित जानकीनाथ ने अपने निस्वार्थ भाव से उसकी मदद किया था। युवक घुटनों तक कीचड़ में धंस गया, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अंततः गाड़ी नाले से बाहर निकाल दिया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने मन में दया भाव, परोपकार भाव और निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा करने का भाव रखना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलते हैं, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय होगा बच्चों कि हमें सफलता तभी प्राप्त होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि मोती समुद्र की गहराई में मिलता है। गहरे पानी में मोती, गहरे पानी को तलाशने से मोती मिलता है। गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि समुद्र की गहराई में ही मोती मिलता है। तो अगर मोती गहराई में है तो उस गहराई तक हमको उतरना पड़ेगा ना। तो जो उस गहराई में उतरता है उसी के हाथ में मोती लगता है, और जो नहीं उतरता किनारे पर शांत बैठा रहता है, ऐसे लोगों के हाथ कुछ नहीं लगता है। यहाँ कहने का इस पंक्ति का यह तात्पर्य है कि संसार में अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इंसान को कठिन परिश्रम करना चाहिए, कभी भी हिम्मत हार करके बैठना नहीं चाहिए, तभी उसे सफलता प्राप्त होती है। अब देखिए संकेत गद्यांश कुछ दिए गए हैं जिनको पढ़ करके प्रश्नों के सही विकल्प चुनने हैं। अब यहाँ संकेत गद्यांश क्या है। दीवान सरदार का नाम क्या था। जो दीवान सरदार था उसका नाम क्या था। तो दीवान सरदार का नाम था बच्चों सुजान सिंह। क्या नाम था? सुजान सिंह। और
देखिए, गहरे पानी में बैठने से क्या मिलता है? तो मोती मिलता है। यहाँ होगा इसका कि मोती मिलता है। फैसला सुनाने के लिए राज दरबार को किस समय सजाया गया था? संध्या के समय सजाया गया था। नए दीवान का नाम क्या था? तो नए दीवान का नाम क्या था? जानकी नाथ था नए दीवान का नाम। अब आइए भाषा की बात के प्रश्नों को देखते हैं। भाषा की बात के प्रश्नों में बच्चों है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। यहाँ है जैसे शब्द दिया है जल, जल का अर्थ क्या होगा? पानी। ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है, या स्वस्थ रहने के लिए जल आवश्यक होता है। और दूसरा शब्द है कल। कल का अर्थ होता है बीता हुआ कल, और कल का अर्थ आने वाला कल भी होता है। जैसे देखिए, इसका वाक्य में प्रयोग करिए तो बारिश कल हुई थी, या फिर कल बारिश होने की संभावना है। और तीसरा है इसमें पर। पर का अर्थ होता है ऊपर, और पर का अर्थ होता है पंख। ठीक है, तो यहाँ हम एक ही वाक्य में दोनों अर्थ का प्रयोग कर दे रहे हैं पर का। ठीक है, चिड़िया डाल पर अपना पर फैलाकर बैठी है। डाल पर मतलब डाल के ऊपर बैठी है, अपना पर फैलाकर बैठी है, अर्थात अपना पंख फैलाकर बैठी है। अब देखिए बच्चों, यहाँ दिया है ख वाला प्रश्न कि आप विभिन्न कक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर देते रहे हैं। अब आप उत्तर से स्वयं प्रश्न बनाइए। अब यहाँ आपको उत्तर दिया गया है, और जिससे आपको स्वयं प्रश्न बनाना है। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए एक यहाँ समझाया गया है, सुजान सिंह ने महाराज से विनती की। तो प्रश्न इसका कैसे बनेगा? सुजान सिंह ने किससे विनती की? सुजान सिंह ने महाराज से विनती की। अब यहाँ दे रहा है पहला, 1 महीने तक दिखावे का ढोंग चलता रहा। इस पर प्रश्न बनेगा कि दिखावे का ढोंग कितने दिनों तक चलता रहा। अब यहाँ उत्तर है चुनाव का दिन आ पहुँचा। प्रश्न बनेगा किसका दिन आ पहुँचा? तो उत्तर यही होगा ना, चुनाव का दिन आ पहुँचा। और तीसरा है जानकी नाथ को दीवान चुना गया। तो यहाँ प्रश्न बनेगा कि जानकी नाथ को क्या चुना गया? तो इसका उत्तर यहाँ दिया ही है, जानकी नाथ को दीवान चुना गया। और चौथा प्रश्न है, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता थी। तो यहाँ प्रश्न बनेगा कि उसके हृदय में क्या क्या थी? तो उसके हृदय में उसका उत्तर होगा कि साहस, आत्मबल और उदारता थी। अब आइए देखते हैं बच्चों गा वाला प्रश्न। भाषा की बात ये तो आप लोगों को खुद से करनी होती है, लेकिन हम समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए, संयुक्त व्यंजनों की दृष्टि से र की स्थिति जो होती है वह व्यंजन से अलग होती है। इन उदाहरणों को देखिए और समझिए र की स्थिति क्या है व्यंजन के साथ संयुक्त होने में। तो यहाँ देखिए, पहले में दे रहा है र, जिसमें आ जुड़ा हुआ है। र देखिए हलंत वाला नहीं है, पूरा र है। अगर पूरा र है तो उसमें आ की मात्रा जुड़ी है, जिससे हमारा जो शब्द बनेगा राम। और दूसरा देखिए र हलंत वाला है। ठीक है, यहाँ र अगर हलंत वाला है तो वह ऊपर जाके लग जाएगा और उससे शब्द बनेगा कर्ज। तीसरा देखिए, यहाँ भी र है पूरा। ठीक है, अब ये इसमें जब देखिए इससे शब्द बनता है तो क्रम या किसी भी शब्द में नीचे लगता है। और फिर चौथा रा देखिए, इससे शब्द बन रहा है राष्ट्र। अब देखिए ये रा का प्रयोग किया कैसे कैसे जाता है, किस किस तरीके से यहाँ किया जाता है रा का प्रयोग, इसको आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, पहले रा का प्रयोग देखते हैं। पहले में रा का देखिए, पहली लाइन में रा पूरा है, यानी कि रा असहित है। ठीक है, तो यह जहाँ लगेगा असहित है, इसमें आ की मात्रा है, जहाँ भी यह रा लगेगा वहाँ पूरा लगेगा। ठीक है, क्योंकि यह असहित है। और दूसरी पंक्ति में देखिए, ये जो रा है दूसरी पंक्ति में रा अ के बिना है, यानी स्वर रहित है। हलंत लगा है रा के नीचे ना, यहाँ देखिए हलंत लगा है, तो यह स्वर से रहित है। जब रा अ से रहित हो तो उसे उस व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखा जाता है जिसके पहले वह बोला जाता है। जैसे उदाहरण में आप देख लीजिए, अर्थात पर्व में देखिए ऊपर लग जाता है रा। देखिए पर्व में हलंत वाला रहता है ना, इसलिए यह ऊपर लग जाता है। वर्ण विच्छेद में पर्व का जब आप करेंगी तो प नीचे हलंत रहेगा, प्लस अ प्लस नहीं धन, हिंदी पढ़ रहे हैं ना आप लोग, तो धन रा, यहाँ भी हलंत वाला रा रहेगा, आधा रा है ना, पूरा नहीं है।
फिर धन व, फिर धन अ, तो क्या हुआ? पर्व। अब यहाँ देखिए रा कहाँ लगा? ऊपर जाके लग गया। अब यहाँ देखिए रा के बाद यहाँ अ नहीं लिखा गया है। रा के इस चिन्ह को रेफ, इस बात का भी अपवाद है कि अरहित होने पर भी दूसरों की तरह या दूसरे व्यंजनों की तरह पहले नहीं लिखा जाता। हाँ, बोला जरूर पहले जाता है। लिखने में पर्व लिखते समय पहले वह लिखकर इसे लिखा जाता है। ठीक है, लिखा नहीं जाता है, बोला जरूर जाता है पर लिखा नहीं जाता। पर्व, प और वह पहले सटा है ना, र ऊपर है तो पहले बीच में थोड़ी ना लिखा गया, ऊपर लिखा गया। तो वही यहाँ बता रहा है कि लिखते समय पहले वह लिखकर ही इसे लिखा जाएगा। और देखिए अगर जुड़ने वाले व्यंजन के साथ कोई मात्रा लगी हो तो यह र, जो आधा र है हलंत वाला, ठीक है, तो यह र मात्रा के ऊपर लिखी जाती है, लिखा जाता है। जैसे वार्ता, वार्ता में रेफ ता के आ के ऊपर लिखा जाएगा रा। तीसरी पंक्ति में र पूरा है। अब यहाँ देखिए तीसरी जो पंक्ति है इसमें र क्या है? पूरा है, ठीक है, आधा नहीं है। तीसरी पंक्ति में र पूरा है अर्थात असहित है यह र। जब स्वर रहित व्यंजन र में मिलता है तो अरहित व्यंजन को पूरा लिखकर उसके नीचे र को इस प्रकार से, किस प्रकार से? ऐसे, इस प्रकार से उसके नीचे लिखते हैं। जैसे भा लिखे आपने, जैसे देखिए भ्रम, जैसे आप यहाँ भा लिखिए और भा में नीचे ऐसे लगा दीजिए, ठीक है, छोटा सा लगाए, कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड लिख के उसमें लगाइए। जैसे आपने भ्रम लिखा तो भ्रम में भा है और र है, र अ सहित है, ठीक है। भ र म, देखिए यहाँ दे रहा है आप में, भ र अ म अ, क्या हुआ? भ्रम। अब इसमें देखिए भ पूरा नहीं, हलंत वाला है, र हलंत वाला है, अ है, म है, फिर अ है, तो क्या हो गया? भ्रम हो गया। अब यहाँ देखिए चौथी जो पंक्ति है, चौथी पंक्ति में र को इस रूप में लिखा गया है कि वह केवल ट ड के हलंत रूपों में या अरहित रूपों के साथ लगता है। यहाँ भी र पूरा है यानी कि असहित है। जैसे ट्रक, ट्रक में ट हलंत वाला है और उसमें र जुड़ा, पूरा है र, यहाँ अपूरा है, क हलंत वाला है, फिर अपूरा है, तो मिलाकर के क्या हुआ? ट्रक, ट हलंत। इस तरह लिखेंगे और र इसमें जुड़ेगा तो रूप बनेगा ट्र। हलंत चिन्ह और र का तीसरी पंक्ति का रूप जुड़ करके यह रूप धारण करेंगे और किसी प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे ट्रक लिखा गया है इसी प्रकार से लिखा जाएगा। आप भी र के प्रत्येक रूप के 3-3 शब्द लिखिए, आपको लिखना है। आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। हम उम्मीद करते हैं बच्चों जितना हमने आपको समझाया है यह पूरा पाठ आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है।